हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय होगा, सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, और ये असेसमेंट वर्कशीट है 12 नंबर का। ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट 12 है जो कि 12 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक ना, तो इस असेसमेंट वर्कशीट में हमको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स का ये असेसमेंट वर्कशीट है। दिस वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अभी हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, इनको पढ़ लेंगे आप लोग, फिर इसके बाद प्रॉपर तरीके से आगे इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो 3 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फिर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से अभी सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे ही रफली देख लीजिए। और 7th क्वेश्चन ये है जो कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक ना, ये 5 मार्क्स का है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग और इसको प्रॉपर तरीके से सारे जो क्वेश्चन हैं 7 के 7 क्वेश्चन वो अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है इसमें द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और फर्स्ट टर्म एपी का किससे डिनोट किया जाता है? ए से, और ये दिया है हमको 4। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 10th एंड 16th टर्म इज 18। यानी अकॉर्डिंग टू, अगर क्वेश्चन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? द डिफरेंस ऑफ 10th एंड 16th टर्म, डिफरेंस ऑफ 10th टर्म एंड 16th टर्म इज 18। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 10th टर्म और 16th टर्म का डिफरेंस जो है वो 18 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, मतलब हमको डी फाइंड करना है। तो लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज डी। हमने डी मान लिया। ठीक है, अब देखो जो 10th टर्म होगा या फिर nth टर्म ए एन इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पी का जो nth टर्म होता है वो इससे दिखाया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है, मतलब ये होता है फॉर्मूला। अब हमको 10th टर्म निकालना है, तो ए 10। अब n के स्थान पर क्या होगा? 10 होगा, तो ये रख दिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना होगा? 9 इंटू डी। ठीक है, ऐसे 16th टर्म a 16 इक्वल टू कितना होगा? a प्लस ये हो जाएगा 15d, है ना, यहाँ पे n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15d हो गया। अब इन्हीं दोनों को हमको इसमें रख देना है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो इक्वेशन 1 में रख दिए, तो क्या हो गया? a 10 माइनस a 16 इक्वल टू 18, है ना। अब a 10 कितना है? a प्लस 9d और माइनस a 16 कितना है? a प्लस 15d इक्वल टू कितना? 18। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9d माइनस a माइनस 15d इक्वल टू ये हो गया 18 प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 9d माइनस 15d। अब 9d में से 15d घटाओगे तो 9 में से 15 गया, कितना आएगा? माइनस 6 आएगा, माइनस 6d इक्वल टू 18, यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 18/6 यानी माइनस 3 आ गया। ठीक है, d कितना आ गया? माइनस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस 3 आंसर। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -3 आएगा। प्रश्न हो गया हमारा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है ना। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना है? 2 है। कंपेयर करके देख लो, a 5, b 7, c 2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट किया जाता है, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस
4AC, ठीक है। अब b का वैल्यू रखो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 5 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया 49 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और दूना 40 मतलब 40, ठीक है 40। तो यहाँ से 49 माइनस 40 कर दो तो ये आ जाएगा 9, यही होगा डी, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आसान था ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ये एक फिगर है, ठीक है, फिगर है, बनाने की कोशिश किए हैं पर अच्छे से बना नहीं है, ठीक ना, हाथ से बनाया है तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें एक ट्रायंगल है PST इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, यानी PS इक्वल टू PT है यहाँ पर, ठीक है। टचिंग ए सर्कल एट पॉइंट्स PEB, P, B, E और N, इन तीनों पॉइंट्स पर हमको हमारा जो ट्रायंगल है वो इस सर्कल को टच कर रहा है। आगे प्रूव दैट द पॉइंट N इज मिड पॉइंट ऑफ ST, इस ST का मिड पॉइंट N है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, यहां पर देखो, चूंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो PS है और PT ये दोनों इक्वल है, PS इक्वल टू PT, इतना पता है, ठीक है ना। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में ही, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि जो ट्रायंगल PST है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो इतना हमको गिवन है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट P पर आते हैं। इस पॉइंट P पर PB इक्वल होगा PE के। क्यों होगा अब ऐसा, देखो PB और PE ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं PB और PE वो एक ही पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट है, ठीक ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, इसलिए ये इक्वल होते हैं। तो किसी अगर सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। समझ में आया इतने बात, ठीक है। तो यहाँ से PB इक्वल टू PE हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ये भी S है, तो इस पर से भी 2 टेंजेंट खींचे गए हैं SB और SN, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी SB इक्वल टू SN होगा। क्यों होगा, रीजन यही है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, S पॉइंट से दोनों टेंजेंट है इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तीसरी बात यहाँ पे देखो, एक पॉइंट T है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से भी 2 टेंजेंट है, एक TN और एक TE, तो ये भी क्या होगा, TN इक्वल टू TE होगा। आई बात समझ में, TN इक्वल टू TE हो जाएगा। रीजन क्या है, यही सेम रीजन है कि एक पॉइंट से हमारा टेंजेंट खींचा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चूंकि हमको गिवन है क्या, PS इक्वल टू PT, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, PS इक्वल टू PT हमको गिवन है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है। अब PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, PB प्लस BS या फिर SB लिख सकते हैं, इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, देखो PB प्लस SB, इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो हमको PS मिलेगा। तो PS को हम क्या लिख सकते हैं, PB प्लस SB, और PT को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही PE अब प्लस TE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे जो PB है वो PE के इक्वल है, मतलब ये क्या होगा, PE होगा, तो यहाँ पे रख दो PE प्लस SB इक्वल टू PE प्लस TE, ठीक है। PE इधर भी है, PE इधर भी है, इस PE को अगर इधर लाएंगे तो PE माइनस PE कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, SB इक्वल टू TE, ठीक है। अब ये SB किसके इक्वल है, SN के इक्वल है, तो हमने SN रख दिया, इक्वल टू TE किसके इक्वल है, TN के इक्वल है, तो ये हो गया TN, ठीक है। देखो अब ध्यान से, जो SN है और SN और TN ये दोनों इक्वल होंगे, मगर अगर ये और ये दोनों सेम जब हो जाएं तो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा N, ST का मिड पॉइंट N हो जाएगा, इसलिए हेंस हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट N इज मिड पॉइंट ऑफ ST। समझ में आ गया, ठीक ना।
क्योंकि यहाँ पे देखो SN और TN ये दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट N है वो बीच में होगा, मतलब मिड पॉइंट होगा, ठीक ना, बीच में होगा तभी तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। तो ये हो गया, हमने लिख दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल बना लिए हम जिसकी रेडियस ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो ये हमने रेडियस बना दिया 5 सेंटीमीटर का। अब बोला है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट ऐसा है जो 7 सेंटीमीटर अवे है, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट P है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से, सेंटर O से 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम PO का मिड पॉइंट ढूंढते हैं। तो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग लेंगे एक कंपास, और कंपास को आधे से ज़्यादा खोल के, और यहाँ पर एक हम ऐसे वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा दिए। प्रकार को कुछ नहीं करना, कंपास को यहाँ पे रखना है और एक आर्क इधर खींचना है, एक आर्क इधर खींचना है, ठीक है। अब देखो ये जो है, इसको अगर दोनों के कटिंग पॉइंट्स को मिला दें तो हमको मिल जाएगा मिड पॉइंट। इसको हमने नाम दे दिया M। समझ में आया। तो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, मतलब PM बराबर MO हो गया, मिड पॉइंट मिल गया PO का। अब इस M को एज ए सेंटर हमको लेना है, और रेडियस कितना लेना है, MO या फिर MP, मतलब दोनों तो इक्वल होंगे, ठीक है। और हमको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, मतलब यहाँ इसको सेंटर लेके और यहाँ से ऐसे ऐसे, और चलो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्किल इसको कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, एक तो यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है, ठीक ना। तो P पॉइंट से मान लो ये पॉइंट A है, A पॉइंट पर कट कर रही है और B पॉइंट पर, तो PA और PB को हमको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, PA और PB को ज्वाइंट कर देना है। तो जो PA और PB होगा यही क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट्स। समझ में आ गया कैसे करना है। हम लोग एक इस पे बेस्ड वर्कशीट भी था, वो हम लोग अच्छे से सॉल्व किए हैं, उस पर जाके देखिएगा आप वर्कशीट पर, तो वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रफली हम लोग किए हैं, हमारे पास अभी कोई वो नहीं है कंपास, तो ऐसे ही कर दिए, ठीक ना। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखो, A 1.5 मीटर टाल ऑब्जर्विंग इज लुकिंग एट द टावर एट ए डिस्टेंस 20.5 अवे फ्रॉम द टावर। एक ऑब्जर्विंग है 1.5 मीटर टाल। पहले तो हम लोग ग्राउंड बना लेते हैं। चलो ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। एक 1.5 मीटर का ऑब्जर्विंग है, मतलब प्रेक्षक है हिंदी में अगर कहा जाए, देखने वाला, ठीक है। ये कितना मीटर है, 1.5 मीटर टाल है लंबा। ये एक टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इससे 20.5 मीटर दूर। एक ये टावर है और ये कितनी दूर है, इससे 20.5 मीटर दूर है। चलो ये टावर बन गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या ले लिया, A पॉइंट, और इसको ले लिया B पॉइंट। चलो इतना हो गया। और जो टावर है उसको C और D। अब देखो आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द साइट ऑफ ऑब्जर्वर। इसका आंख यहाँ पे होगा, इसका साइट किधर बनेगा, इधर ऐसे, और टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर बनता है, तो ये 45 दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है, ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या ले लिया, H ले लिया। अब देखो इस पॉइंट को नेम कर दो E, ठीक है। अरे अच्छा ये A है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जितना AB होगा उतना ही ED होगा, बिल्कुल होगा, और जितना BD होगा उतना ही AE होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ED है, ED
वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और ए बी कितना हमको गिवन है 1.5 मीटर। दूसरी बात, जितना ए ई होगा उतना ही बी डी होगा, यानी ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 20.5 मीटर, ये भी गिवन है। अब देखो ध्यान से, जो एच होगा हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इज एच, एच मीटर, ठीक है। तो जो एच होगा वो क्या होगा, सी ई प्लस ई डी होगा, बिल्कुल होगा। एच जो होगा यहाँ से यहाँ तक, सी ई प्लस ई डी होगा, तो हमने वही लिख दिया। अब देखो ई डी तो हमको पता है कि 1.5 मीटर है, लेकिन सी ई नहीं पता है, तो सी ई हमको फाइंड करना है। चलो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सी ई ए, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल सी ई ए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस अगर लिखें सी ई बाई ए ई तो क्या होगा, ये होगा 10 और एंगल कितना है 45, तो 45 हो गया। सी ई कुछ नहीं दिया है, निकालना है। ए ई कितना है 20.5, यहाँ से देखो ए ई कितना है 20.5 इक्वल टू 10, 45 का वैल्यू होता है 1, तो हमने 1 रख दिया। और सी ई इक्वल टू ये 20.5 इधर मल्टीप्लाई होती आ जाएगा 20.5, एक से मल्टीप्लाई वही आएगा। तो हमको सी ई मिल गया और ई डी मिल गया। अब यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर एच इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, ठीक है। सी ई कितना निकाले हम लोग 20.5 प्लस ई डी कितना है 1.5, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 20 मीटर। तो हाइट कितनी होगी टावर की 22 मीटर, समझ में आ गया, 22 मीटर, यही अपना आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान था, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो, डिवाइड ए 8.4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इनटू द रेशियो 1:3। देखो एक 8.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, चलो ये 8.5 मीटर का है, ए और बी लाइन सेगमेंट 8.5 मीटर को, इसको क्या करना है 1:3 में डिवाइड करना है इसको, मतलब एक इधर होगा, एक भाग इधर होगा, 3 भाग इधर होना चाहिए, 1:3 में डिवाइड करना है इसको। अब देखो तो कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं स्टेप्स इसके कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक एक्यूट एंगल लेंगे यहाँ पर, है ना, ये एक्यूट एंगल ले लिए। अब ये लाइन खींच दिए ए एक्स, कोई भी एक्यूट एंगल लेके वहाँ से एक लाइन खींच दिए ए एक्स। अब इस ए एक्स को क्या करना है हमको, किस अनुपात में डिवाइड करना है, किस रेशियो में 1:3, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो ए एक्स है उसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में ए एक्स को डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, एक प्रकार लिया यानी कंपास लिया, और कंपास को थोड़ा सा खोल के इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रख के कंपास, एक आर्क यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंपास रखे और एक आर्क यहाँ पे, फिर एक कंपास को यहाँ पर रख के आर्क यहाँ पे लगा दिए, कंपास को फिर यहाँ पे रखे और आर्क यहाँ पे लग गया। एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, मतलब 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जहाँ पे ये कट हुए हैं इनको हम लोग नेम दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। उसके बाद क्या किया जाता है, A4 और B मतलब लास्ट वाले आर्क को इस पॉइंट B से ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस A4B जो लाइन है उसी के पैरेलल कहाँ से खींचेंगे, अब देखो ध्यान से, 1:3 मतलब एक भाग और 3 भाग होगा। जैसे देखो ये 1 2 3 भाग इधर, एक भाग इधर, मतलब यही पॉइंट होगा जो इस लाइन को यहाँ से A से A4 तक 1:3 में डिवाइड करेगा। अब जब ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसके पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन खींच दें तो वो भी क्या करेगा, 1:3 में डिवाइड करेगा इस लाइन को। अब पैरेलल लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमने क्या लिया, आर्क, ठीक है। यहाँ पे अपना कंपास रख के एक आर्क ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कंपास को कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक हमको आर्क ले लेना है, ठीक है, उसी कंपास से। अब इसके बाद
कंपास को यहाँ पे रखना है और कंपास को इतना खोलना है कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ तक खोलना है और चुपचाप यहाँ पे रख देना है उसी कंपास को और खोल देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, खुल गया। अब ये इसको कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो क्या करो A4 से इस कटान बिंदु को मिला दो, ऐसे मिल गया। अब ये जो लाइन है इस AB को मान लो इस पॉइंट C पर कट कर रही है, यही पॉइंट C क्या होगा, इस AB लाइन को 1:3 में डिवाइड करेगा, मतलब एक पार्ट इधर होगा, 3 पार्ट इधर होगा। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है? चलो आप लोग बहुत ही समझदार हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 1:3 में ये डिवाइड हो गया AB। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे, ड्रॉ टेंजेंट्स टू ए सर्किल। एक सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है ये प्रश्न, देखो सॉल्व करते हैं इसको। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, चलो बना लेते हैं सर्किल। ये बन गया 6 सेंटीमीटर का सर्किल, एक रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका रेडियस बना दिया 6 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और वो टेंजेंट्स जो होने चाहिए एक दूसरे पर 75 डिग्री इंक्लाइंड होने चाहिए। अब 75 डिग्री है, 75 डिग्री, ठीक है, इतना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 180 में से इस 75 को माइनस कर दो, कितना आया 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री आ गया। इस 105 डिग्री को हमको बनाना है कहाँ पर, सेंटर पे। सेंटर O ले लेते हैं, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, सेंटर O पर 105 डिग्री का एंगल हमको ड्रॉ करना है। तो 105 डिग्री एंगल समथिंग हम लोग प्रोटेक्टर ले लेंगे और वहाँ से बना लेंगे चांदा जिसको कहते हैं 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये कितना बन गया 105 डिग्री का, 105 डिग्री। चलो इतना करने के बाद इसको हमने नाम दे दिया, जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको पॉइंट B। अब पॉइंट A और पॉइंट B से हमको क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं। पॉइंट A और पॉइंट B से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या किया जाता है, एक हम लेते हैं कंपास और कंपास को थोड़ा सा खोल दिए और एक आर्क लिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद कंपास को थोड़ा कम किए और यहाँ पे रख के, इसके बाद क्या करो, एक आर्क यहाँ पे ले लो और कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे ले लो। इन दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। इसके बाद अब देखो यहाँ से कंपास को थोड़ा और खोलो और यहाँ पे रखो, तो एक आर्क यहाँ पे मारो ऐसे, ठीक है, और वही कंपास यहाँ पे रख के इस पॉइंट पर रख के एक आर्क मार दो यहाँ पर, ठीक है, हो गया। और क्या करो, इस कटान बिंदु को जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको पॉइंट B से मिला दो, ठीक है, और इसको इधर तक ऐसे बढ़ा दो। चलो ये हो गया, अरे कैसे बढ़ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको इस पॉइंट पर भी लेना है, तो कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ से एक आर्क ऐसे, फिर आर्क को छोटा किए और यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क और यहाँ से यहाँ पे आर्क, हो गया। फिर करना यह है, इस पॉइंट पर रखना है और मार देना है यहाँ पे एक आर्क और इस पॉइंट पर रख के यहाँ पे एक आर्क और इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे। अभी आप लोग उसमें बनाएंगे ना प्रॉपर तरीके से तो अच्छा से बनेगा, अभी तो हम हाथ से बना रहे हैं। और इसको क्या करो, यहाँ से ज्वाइंट कर दो इस कटिंग पॉइंट को, ठीक है, ऐसे। चलो ये हो गया। और ये कितना बनेगा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री ही बनेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जो ये कटिंग पॉइंट आया, इन टेंजेंट्स को अगर बढ़ा दिए तो जो कटिंग पॉइंट आया वो इसको हमने ले लिया P। और जो एंगल होगा ये कितना होगा 75, जो रिक्वायर्ड एंगल था हमारा वो 75 होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने एंगल पर इंक्लाइनेशन बोला है उसको हम क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आएगा उतना ही एंगल सेंटर पर बनाना है। उसके बाद पॉइंट A और पॉइंट B से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों पॉइंट A से और पॉइंट B से जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसको हम कोई पॉइंट P नाम दे देंगे और जो एंगल होगा वो रिक्वायर्ड एंगल होगा 75 डिग्री या फिर जितना भी उसमें बोला होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, आसान ही था, ठीक है ना। और ये जो असेसमेंट वर्कशीट था 12,
ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें हमारे साथ जुड़कर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले नए असेसमेंट वर्कशीट के साथ या फिर वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।